जय हिंद दोस्तों। हमने खालिस्तान का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन कभी भी इसे डिटेल में नहीं जाना। खालिस्तान बेसिकली एक अलग देश की डिमांड है, जिसमें न केवल इंडिया का पंजाब रीजन बल्कि पाकिस्तान का पंजाब रीजन भी इंक्लूड होता है। अब ये क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों को समझते हैं आज। इंडिया में मेडिवल पीरियड्स के दौरान भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसके फलस्वरूप सिखिज्म का उद्भव होता है। सिखिज्म में कुल मिलाकर 10 गुरु होते हैं, जिसमें से आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हैं सन 1699 में। खालसा पंथ को स्थापित करने के पीछे दो मेजर रीजंस थे। पहला रीज़न ये था कि बाहरी ताकतों जैसे कि मुगलों से लड़ा जा सके, एंड दूसरा रीज़न ये था कि एक न्यायिक सिस्टम को स्थापित किया जा सके जिसमें सभी को न्याय मिल सके। अब खालसा आर्मी के कमांडर बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख मिसल्स की स्थापना करी। सिख मिसल्स बेसिकली पंजाब के छोटे छोटे 12 सूबे, जिसमें वो लोग अपने तरीके से शासन करते थे। महाराणा रंजीत सिंह जी ने आके इन 12 मिसल्स को इकट्ठा किया एंड एक पूर्ण राज्य की स्थापना करी। वहीं दूसरी ओर लगभग पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन हो चुका था एंड अंग्रेजों की नज़र पंजाब पर भी थी, लेकिन महाराणा रंजीत सिंह जी के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। महाराणा रंजीत सिंह जी की डेथ के बाद 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होती है, जिसमें कि लगभग पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। इन सारी चीज़ों के बीच 1920 में अकाली दल का फॉर्मेशन होता है। वो सिख कॉज के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। 1930 के बाद जब मुस्लिम लीग एक अलग देश की मांग करती है, उसी वक्त अकाली दल को भी ये लगने लगता है कि सिख्स के लिए भी एक अलग देश होना चाहिए। हालांकि 1947 में जब देश का बंटवारा होता है, उस टाइम पर सिख्स को एक अलग देश नहीं दिया जाता है, क्योंकि हिंदू एंड मुस्लिम्स के मुकाबले उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से मोस्टली सिख्स इंडिया के पंजाब रीजन में आ गए। एंड जो पाकिस्तान का पंजाब रीजन है, वहाँ पर सिख की पॉपुलेशन सिर्फ 0.1% रह गई। अब देश का बंटवारा हो गया था, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि देश में राज्य किस बेसिस पर डिवाइड किए जाएं, लैंग्वेज, रिलीजन या एथनिसिटी। अब इसी पर मैं नीतीश राजपूत सर, जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनको कोट करना चाहूँगा। उनके हिसाब से हमारा देश सेकुलर देश होने के नाते रिलीजन के आधार पर नहीं बांटा जा सकता था, इसलिए उसे लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि देश के अलग अलग कोने में लैंग्वेज के बेस पे राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, जैसे कि द्रविड़ नाडु या फिर तेलुगु के बेस पे आंध्र प्रदेश। एंड इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है पोट्टी सीतारामल्लू की हंगर स्ट्राइक, जिसके बेसिस पर आंध्र प्रदेश बनाया गया था। देश के बड़े बड़े नेता जैसे सरदार पटेल, पंडित नेहरू, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि देश को भाषा के आधार पर बांटा जाए, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट को देखते हुए इन्होंने फजल अली कमीशन को संगठित किया। फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत देश में राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया गया। अलग अलग भाषा होने की वजह से 1966 में पार्लियामेंट ने एक लॉ बना के हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया एंड चंडीगढ़ को उन दोनों का कैपिटल बना दिया, जिसके बाद शुरू होती है मेजर प्रॉब्लम्स। वो क्या है, अगर मैं आपको 2 पॉइंट्स में बताऊं, तो चंडीगढ़ को पंजाब भी चाहता था कि वो उसका कैपिटल बने एंड हरियाणा भी चाहता था उसका कैपिटल बने, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको कॉमन कैपिटल बना के दोनों को खुश करने की सोची, लेकिन कोई भी उनमें से खुश नहीं हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पानी की। आपने एक फेमस कोट सुना होगा कि वाटर इज फॉर फाइटिंग एंड बियर इज फॉर ड्रिंकिंग। तो वही हाल हमारे देश के पंजाब का भी था। पंजाब की नदियाँ रावी, ब्यास और सतलज का पानी एक कैनाल सिस्टम के थ्रू राजस्थान और हरियाणा में पहुंचाने की बात की गई, जिसके बाद कुल पानी का सिर्फ 23% हिस्सा पंजाब को मिलता। ये बात पंजाब स्टेट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये सारी बातें तो चली रही थी, वहीं दूसरी तरफ 1972 में पंजाब के इलेक्शन होते हैं, जिसमें अकाली दल की हार हो जाती है। अकाली दल हारने के बाद ये सोचते हैं कि हमें पंजाब में लोगों का सपोर्ट कैसे मिलेगा, जिसके लिए वो आनंदपुर रेजोल्यूशन लेके आते हैं। आनंदपुर रेजोल्यूशन को अगर मैं समराइज करूँ 3 पॉइंट्स में, तो वो कुछ इस टाइप के हैं। पहला, उन्होंने मांग रखी कि हमें चंडीगढ़ दे दिया जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि सिखिज्म को एज अ डिफरेंट रिलीजन ट्रीट किया जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुइज्म सिखिज्म को भी इंक्लूड करता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि पंजाब को स्पेशल ऑटोनॉमी दी जाए। हालांकि ये बात मैं क्लियर करूं कि आनंदपुर रेजोल्यूशन में कभी भी ये नहीं कहा गया कि हमें दूसरा देश चाहिए। आनंदपुर रेजोल्यूशन के बारे में लोग बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है भिंडरवाला की, जो कि दुनिया को आनंदपुर रेजोल्यूशन के बारे में बता देता है। अबे भिंडरवाला कौन है, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, वो समझते हैं। भिंडरवाला कहीं आसमान से नहीं टपका, उसे बनाया गया था। जैसे कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया था रशिया के खिलाफ, एंड बाद में तालिबान ने सरदर्द पैदा कर दिया था अमेरिका के लिए। ऐसे ही कांग्रेस ने अकाली दल के खिलाफ भिंडरवाला को बनाया, लेकिन बाद में भिंडरवाला ने सरदर्द पैदा कर दिया कांग्रेस के लिए। भिंडरवाला ने आनंदपुर रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए सरकार के खिलाफ धर्म युद्ध मोर्चा छेड़ दिया।
अब उसी बीच 1983 में इंडिया में एशियन गेम्स होने थे, जिसका फायदा उठाकर धर्म युद्ध मोर्चा वाले अपना कॉज दुनिया भर में प्रोपोगेट कराना चाहते थे। अब ये बात गवर्नमेंट को पता थी। गवर्नमेंट ने इसी वजह से पंजाब से आने जाने वाले सभी लोगों को सही से चेक किया एंड ये भी कहा जाता है कि कई सिख्स को ह्यूमिलेट भी किया गया, जिसकी वजह से धर्म युद्ध मोर्चा वाले और भी गुस्से में आ गए। एशियन गेम्स के बाद पंजाब में वायलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। 1984 में मात्र 6 महीने के अंदर 700 मिलिटेंट एक्टिविटी देखी गई। मिलिटेंट्स ने अपना बेस बनाया गोल्डन टेम्पल को। वहाँ पे वो लोग टैंक्स, बारूद, बॉम्ब, गन्स सब लेके जाते रहे। हालांकि गवर्नमेंट को ये बातें पता थी, लेकिन धार्मिक कारणों की वजह से वो गोल्डन टेम्पल में इनिशियली नहीं गए। हालांकि जब वायलेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तब इंदिरा गांधी को 3 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करना पड़ गया। मिलिट्री ने 3 जून 1984 के दिन गोल्डन टेम्पल को घेर लिया। ये वही सेम दिन था जिस दिन गुरु अर्जुन देव का जन्म दिवस था, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में श्रद्धालु मंदिर के अंदर थे, जिन्हें भिंडरवाला की आर्मी की तरफ से रोक लिया गया। अब जब मिलिट्री गोल्डन टेम्पल में घुसी, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ भिंडरवाले का नुकसान हुआ, उसमें नुकसान इंडियन सोल्जर्स का हुआ, गोल्डन टेम्पल का हुआ एंड आर्म सिविलियंस का भी हुआ। एक एस्टिमेट के हिसाब से 700 इंडियन सोल्जर्स उसमें शहीद हुए, 429 सिविलियंस एंड मिलिटेंट्स ने अपनी जान गंवाई। गोल्डन टेम्पल के मेन श्राइन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब इस सारे इंसिडेंट की वजह से दुनिया भर की सिख कम्युनिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई एंड खालिस्तानियों को सिंपैथी मिलने लग गई। ये सारी चीज़ें देखते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंदिरा गांधी जी को कहा कि जो आपका सिख बॉडीगार्ड है आप उसे हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो सिख कम्युनिटी को एक गलत मैसेज जाएगा, जिसकी वजह से अक्टूबर 1984 में बयान सिंह एंड सतवंत सिंह नाम के 2 बॉडीगार्ड्स ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। अब एक तरफ इंदिरा गांधी की हत्या हुई, दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की हत्या के जस्ट बाद दिल्ली में सिख दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें हजारों सिखों को बिना वजह मार दिया जाता है। इन दंगों में ऐसा कहा जाता है कि न केवल आम लोग बल्कि पुलिस प्रशासन का भी हाथ था, क्योंकि बाद में जो लोग पकड़े भी जाते हैं उन्हें सबूत ना होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। अब इसी का रिजल्ट था कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी के सिंपैथाइजर्स पैदा हुए एंड पूरी सिख कम्युनिटी इससे नाराज हुई। ये इंसिडेंट एक फ्यूल की तरह काम करता है, जिसके बाद देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिखों को भारत से अलग करने की मांग उठने लग जाती है। इसके बाद 1985 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट को बब्बर खालसा नाम के खालिस्तानी ग्रुप द्वारा बम से उड़ा दिया जाता है, जिसमें करीब 329 लोगों की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद खालिस्तानी मूवमेंट न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में ग्लोबलाइज्ड हो जाता है। वायलेंस को देखते हुए उस टाइम के नए प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने अकाली दल के प्रेसिडेंट हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ एक अकॉर्ड साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रिवर डिस्प्यूट और चंडीगढ़ डिस्प्यूट को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बाद भी पंजाब में वायलेंस नहीं थमता है। 1985 से 1995 के बीच खालिस्तानी मूवमेंट पीक पर था। उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज ने उन्हें वाइप आउट करना शुरू किया एंड सन 2000 तक चीज़ें कंट्रोल में आ गई। हालांकि उसके बाद भी कुछ छोटे मोटे ग्रुप ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा। अब अगर 2020 से अब तक की बात करी जाए तो किसान आंदोलन के दौरान एक बार फिर से खालिस्तानी मूवमेंट को देखा जाता है। उसमें वारिस पंजाब दे, जो कि दीप सिंधु द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है। हालांकि दीप सिंधु की मौत हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद एक नया चेहरा जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, वो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। उनको बहुत जल्दी उतना नाम मिल जाता है जितना कई लोगों को सालों में नहीं मिला। लेकिन इन चीज़ों के बाद भी जब गवर्नमेंट को लगता है कि अमृतपाल सिंह देश के लिए खतरा हो सकते हैं, तो अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करके असम जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन लोगों को इतनी जल्दी इतनी फेम कैसे मिल जाती है, इनको पैसे कौन देता है, इनको सपोर्ट कौन करता है? तो इसका जवाब है इंडिया के वो दुश्मन जो इंडिया से डायरेक्टली नहीं लड़ना चाहते, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क। उनकी एक पॉलिसी है ब्लीड इंडिया फॉर 1000 कट, यानी कि इंडिया को हजारों भागों में बांटना, जिसके लिए वो अलग अलग नक्सलीज को, अलग अलग खालिस्तानियों को फंडिंग करते हैं ताकि वो इंडिया को इंटरनली नुकसान पहुंचा सके। इसके अलावा जो इंडियन डायस्पोरा है जो अलग अलग देशों में है, उन लोगों को फंडिंग मिलती है ताकि वो देश के खिलाफ ऐसी चीज़ें कर सके जिससे कि वो लोगों को मोबिलाइज कर सके, जैसे तिरंगे का अपमान करना, इंदिरा गांधी की मौत की रैली निकालना, सिखों को 1984 के दंगों के बारे में बताना, ताकि वो लोगों को इमोशनल करके उन्हें मोबिलाइज कर सके इंडिया के खिलाफ। इन सारी चीज़ों के बदले उन्हें मिलती है फंडिंग, ताकि वो अपना मूवमेंट आगे चला सके। एंड जो आखिरी तरीका एंड सबसे फेमस तरीका है वो है उड़ता पंजाब कल्चर, यानी कि पंजाब में ड्रग कल्चर, जिसकी वजह से गैंगस्टर्स और खालिस्तानी काफ़ी पैसा कमाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा
कि गैंगस्टर खालिस्तानी होते हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर। खालिस्तान मूवमेंट को हम दो टाइप के लोगों में डिवाइड करके कंक्लूड कर सकते हैं। पहले वो लोग जो ये चाहते हैं कि ऐसा मूवमेंट चलता रहे ताकि जो उनके पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं वो उन्हें मिलते रहें। दूसरे वो लोग जो जेन्युइनली परेशान हैं, जेन्युइनली चाहते हैं कि उनको ऑटोनॉमी मिले। अब वो जो दूसरे लोग हैं जो जेन्युइन हैं, उसमें भी दो कैटेगरी बनती है। पहले वो लोग जो एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, जो शुरुआत से ही 1980s के टाइम से ही, जब 1984 में दंगे होते हैं, वो उस टाइम से ही ये चाहते हैं कि एक अलग देश बनाया जाए। वहीं पे दूसरी और जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अलग देश ना हो लेकिन उन्हें ऑटोनॉमी दी जाए, उनके राज्य को चीज़ें दी जाएँ, जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। जैसे कि पानी की समस्या मैंने आपको बताई, या फिर ग्रेटर ऑटोनॉमी दी जाए उन्हें, ताकि जो अपने राज्य में वो चीज़ें करना चाहते हैं उसको बिना किसी दबाव के करा जा सके। अब खालिस्तान मूवमेंट एक अपने आप में इतनी बड़ी विचारधारा है, इस पे अलग अलग लोगों के अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। आपके क्या व्यूज़ हैं ये आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।